लोहित नाम का एक सामान्य आईटी कर्मचारी जिसे ऑफिस में सिर्फ उसके लेफ्टी आदत के लिए जाना पहचाना जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरीके से बदल जाती है जब उसकी जिंदगी में एक रहस्यमय महिला की एंट्री होती है। एक दिन लोहित उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वो खुद ही उस लड़की के मर्डर के केस में फंस जाता है। अब सबूत, शक और सवाल उसी की ओर इशारा करने लगते हैं। तो क्या अब लोहित पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा या फिर इस मर्डर के पीछे का राज पता करके वो खुद को बचाएगा? यही देखेंगे हम आज की क्राइम की कहानी में, जिसका नाम है इदगैया अपघाती करना। दोस्तों, ये फिल्म इसी महीने में रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया है समर्थ जी ने, और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10। आपको ये सस्पेंसफुल मूवी जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर आपको साउथ के ऐसे ही थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मूवीज लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम लोहित नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक पुरानी बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़कर बैठ जाता है। देखने में वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करके कुछ 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करता है। इतने में उसे उसके बॉस का कॉल आने लगता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉल को नहीं उठाया या फिर मेरे मेल का जवाब नहीं दिया तो देख लेना, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तो बार बार उसे उसके बॉस का कॉल आने लगता है, इसलिए लोहित बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से में आकर अपने फोन को ही फेंक देता है। उसके बाद ऊपर देखकर कहता है कि भगवान, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी जान देने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहां नीचे बैठा हुआ एक बंदा उसे कहता है कि रूम नंबर 306 अपोलो हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट पड़ा है। वो भी इसी जगह से कूदा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मरा नहीं, लेकिन उसकी सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई है और वो फिलहाल हॉस्पिटल में जीने की नहीं बल्कि दर्द की वजह से मरने की प्रार्थना कर रहा है। इसलिए अगर तुम भी यहाँ से कूद गए तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें शांति से मरना है तो मेरे साथ चलो। लोहित उसे कहता है कि अरे भाई, तुम हो कौन और मुझे शांति से मरने तो दो। लेकिन अब वो बंदा ऊपर आने लगता है, तो ये देखकर लोहित ही खुद नीचे आ जाता है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ये लड़का लोहित से पूछता है कि बता, तुम मरना क्यों चाहते हो, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी बताओ। तो यहाँ पर लोहित उसे अपनी कहानी बताने लगता है, जहाँ पर सीन जाता है फ्लैशबैक में, यानी कि 1990 में, मतलब कि जब लोहित का जन्म हुआ था। वो कहता है कि अगर लड़का पैदा होता है तो हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे जन्म देते वक्त मेरी माँ की मृत्यु हो गई, जिस वजह से वो मोमेंट मेरे पिताजी के लिए बहुत ही दुख भरा था। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी अच्छे से परवरिश की, लेकिन मेरे लेफ्टी होने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे रिश्तेदार मुझे हमेशा ताने मारते थे। कुछ लोगों ने तो मुझे सिर्फ राइट हैंड यूज करने के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं तो जन्म से ही लेफ्टी हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती। फिर जब लोहित बड़ा हुआ तो वह IT कंपनी में काम करने लगा, लेकिन वहां पर भी उसे लेफ्टी होने की वजह से दिक्कत होती थी। स्कूल से लेकर आज तक कोई ना कोई उसे लेफ्टी होने की वजह से छुड़ाता ही रहता है। अब ऐसे एक दिन वो क्रिकेट खेल रहा होता है, लेकिन वो अपने हैंड ग्लोव्स आना भूल गया। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे हैंड ग्लोव्स नहीं मिल रहे, तो लोहित ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही खेलता हूँ। तो अब यहाँ पर बॉलर ने जानबूझकर उसे आउट करने के लिए बाउंस बॉल डाला, जिसकी वजह से उसके हाथ पर बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग गई। अब उसके बाद रात को हम लोहित को एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में देखते हैं। वो वहां पर चुपके से पहुंचता है और पूजा नाम की एक लड़की को कॉल करता है। कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। पूजा कहती है कि ठीक है, तुम CCTV कैमरा से बचते हुए लिफ्ट से ऊपर आ जाओ, 9th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 907। तो ठीक है, ऐसा कहकर कुछ भी तरह का जुगाड़ करके लोहित भी छुपते छुपाते हुए 9th फ्लोर पर पहुंच जाता है। अब पूजा के रूम का दरवाजा खटखटाने पर वह दरवाजा ओपन करती है और उसे तुरंत ही अंदर खींच लेती है। फिर वो उसे सॉरी भी कहती है कि तुम्हें इस तरह से बुलाना पड़ा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों आज एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले थे। तभी यहाँ पर लोहित अपने मोबाइल को चेक करता है, तो बैटरी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से वो पूजा को अपने फोन को चार्ज पर लगाने के लिए कहता है। पूजा अंदर जाकर उस मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देती है। अब यहाँ पर लोहित उसे उसके वाईफाई का पासवर्ड पूछता है और अपना लैपटॉप ओपन करके वाईफाई से कनेक्ट करता है। पूजा उसे पूछती है कि क्या आज भी लॉगिन करना जरूरी है। तो लोहित कहता है कि अरे वो लॉगिन नहीं किया तो 4500 का लॉस हो जाएगा। मैं भी ये रोबोट की तरह काम करके थक गया हूँ, सोच रहा हूँ कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो और सेटल हो जाओ। तो पूजा कहती है कि ठीक है, तुम बिजनेस आइडिया के बारे में सोचो, मैं अपने पापा से बात करके तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगी। अब उसके बाद ये दोनों शांति से टेबल पर बैठ जाते हैं। तो पूजा यहाँ पर उसे पहला गिफ्ट देती है। उसने नाइकी के बहुत ही एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन वाले शूज गिफ्ट किए थे। ये देखकर तो लोहित शॉक ही रह जाता है। कहता है कि इतना महंगा गिफ्ट, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता, क्योंकि इतने महंगे गिफ्ट के बदले में मैं तुम्हें रिटर्न में कोई दूसरा महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता। तो अब इस पर पूजा कहती है कि ठीक है, मैं इसे यहीं पर रखती हूँ, जब भी तुम्हें चाहिए होगा तुम ले जाना। फिर पूजा उसे एक और गिफ्ट का बॉक्स देती है और उस बॉक्स को खोलकर देखने पर लोहित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें थी जिन्हें खासकर सिर्फ लेफ्टी लोगों को यूज करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेफ्टी लोगों ने इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये उसके काम की चीज थी जिसे वो एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ नीचे हम वॉचमैन को देखते हैं। वहां पर दूध की डिलीवरी करने वाला बंदा आकर वॉचमैन से कहता है कि 8वें फ्लोर पर कोई नया आया है क्या, क्योंकि जब मैं 9th फ्लोर पर गया था तो वहां पर मैंने एक लड़के को देखा। उससे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि वो यहाँ पर गलती से पहुंच गया है, उसे तो 8वें फ्लोर पर जाना था। तो मैंने उसे कहा कि आपको निचले फ्लोर पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर वॉचमैन उसे कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी अनजान लड़के को ऊपर जाते हुए नहीं देखा, तो इसलिए अब ये दोनों ऊपर कौन गया है ये देखने के लिए 9th फ्लोर पर चले जाते हैं। अब बेल बजाने पर पूजा बाहर आती है तो ये लोग उससे पूछते हैं कि मैडम जी, क्या आपके यहाँ पर कोई नया मेहमान आया है। पूजा कहती है कि नहीं नहीं, कोई नहीं आया है, प्लीज आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ पर हम लोहित को देखते हैं जो कि बालकनी में आकर वाइन की बोतल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वो बोतल गिरकर टूट जाती है। अब पूजा वहां पर आकर ये सब कुछ देखती है। वो कहती है कि रुको, और वो अंदर जाकर उसे साफ करने के लिए एक वाइपर लेकर आती है। अब उसे साफ करने के साथ साथ ये दोनों मस्ती करने लगते हैं, रोमांटिक तरीके से डांस करने लगते हैं। और अब डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक वहां पर पूजा रोहित के पीछे किसी को देख लेती है। उसे देखकर वो शॉक रह जाती है और घबराहट की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो बालकनी से लटक जाती है। लोहित अपनी आंखें खोलकर देखता है कि ये कैसे हो गया। अब पूजा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो लोहित से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किसी भी तरह से ऊपर खींच लो। लोहित उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका राइट हैंड ज्यादा मजबूत ना होने की वजह से वो ज्यादा ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच नहीं पा रहा था। और अब हाथ छूट जाने की वजह से पूजा के नीचे गिरकर मौत हो जाती है। यहाँ नीचे बैठे हुए लोग पूजा की लाश को देखकर तो घबरा जाते हैं, यानी कि लाश को देखकर तो वहां पर हंगामा मच जाता है कि ये सब कैसे हो गया। अब यहाँ पर ऊपर हम पूजा के साइड वाले फ्लैट के बालकनी के साइड में एक लड़की को देखते हैं और उसी को देखकर पूजा डर गई और नीचे गिर गई। यहाँ पर लोहित भी उस लड़की को देखता है, फिर वो रूम के अंदर जाता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, क्योंकि पूजा की मौत की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। कहने लगता है कि पूजा मर गई, ओह शिट, ये क्या हो गया, क्या इस घटना में मैं फंस जाऊंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जाकर सबको बता दूंगा कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ से फिसल जाने की वजह से वो गिर गई। लेकिन अगले ही पल वो सोचने लगता है कि अगर उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया तो फिर तो उसे ही जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ पर लोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो तुरंत ही अपना सामान लेता है और उस फ्लैट से बाहर जाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वो दरवाजा कोई खटखटाता है। इसीलिए लोहित बालकनी में आकर साइड वाले फ्लैट के बालकनी में जाकर उसके रूम के अंदर चला जाता है। अब उस फ्लैट के अंदर जाकर देखने पर वहां पर वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन तभी अचानक वो लड़की पीछे से आकर उसके ऊपर बेड से हमला करने लगती है। लोहित उसे कहता है कि अरे रुको रुको, तुम ये क्या कर रही हो। अब ये राधिका नाम की लड़की उसे कहती है कि तुमने उस लड़की को धक्का दिया, रुको मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर वो दरवाजा ओपन करने के लिए जाती है, लेकिन वो दरवाजा लॉक था जो उसे खुल नहीं पाता। अब ये बात लोहित को कुछ अजीब लगती है। वो कहता है कि दरवाजा ओपन करने की मैं कोशिश करता हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आइए। अब राधिका पानी लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन वहां पर उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता, सारे बर्तन खाली होते हैं। तो तभी वहां पर लोहित आकर उसे कहता है कि लगता है ये घर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम अपने घर का दरवाजा ओपन नहीं कर पा रही। पानी कहाँ पर रखा है ये भी तुम्हें पता नहीं है, बताओ सच क्या है। अब शॉकिंगली राधिका उसे कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लोहित कहता है कि तुम्हें देखकर पूजा डर गई और गिरकर मर गई, रुको मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं ही पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने पूजा की लाश को देखकर पुलिस को वहां पर बुला लिया था। अब ये देखकर लोहित तो टेंशन में आ जाता है। यहाँ हम नीचे इंस्पेक्टर राजेश को देखते हैं। उसके घर पर कोई फंक्शन चल रहा था, लेकिन इस घटना की जांच करने के लिए उसे उसी गेटअप में आना पड़ता है। वहां पर पहुंचकर वो वॉचमैन से पूछताछ करता है, तो वॉचमैन बताता है कि सर, वो हमारी पूजा मैडम है, उसके सभी परिवार वाले यूएस में रहते हैं। हमने उनसे कांटेक्ट करके बता दिया है कि पूजा मैडम ने आत्महत्या कर ली है। ऑफिसर राजेश उसे कहता है कि यह आत्महत्या है, ये तुमसे किसने कहा, यह मर्डर भी हो सकता है, इसलिए तुम अपना दिमाग मत दौड़ाओ, जितना कहा जाए उतना ही काम करो, बाकी हम सब कुछ संभालेंगे। अब यहाँ पर ऊपर लोहित उस लड़की राधिका से कहता है कि तुमने देखा ना, तुमसे घबराकर पूजा नीचे गिर गई, इसमें हम दोनों का कोई भी कसूर नहीं है, हम यही बात जाकर पुलिस को बता देंगे। जिस पर राधिका कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और इस केस में तुम्हारे साथ मैं भी फंस जाऊंगी। अब राधिका उससे कहती है कि मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती, मुझे एक कॉल करना है, अपना फोन दो। तब यहाँ पर लोहित को याद आता है कि उसने तो अपना फोन चार्जिंग करने के लिए पूजा के रूम में ही छोड़ दिया था, और अगर पुलिस को उस रूम में लोहित का फोन मिल गया तो वो तो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो फिर से बालकनी से पूजा के रूम में अपना फोन लेने के लिए जाता है। इतने में यहाँ पर पुलिस भी पूजा के फ्लैट पर पहुंच जाती है, लेकिन लकीली लोहित अपना फोन लेकर फिर से बालकनी से राधिका के फ्लैट पर आ जाता है और उसने वहां पर गिरी हुई वाइन की बोतल को भी साफ कर दिया था, ताकि पुलिस को कुछ भी पता न चल सके।
अब यहाँ पर पूजा के रूम पर ऑफिसर उस वॉचमैन और दूध वाले से पूछताछ करने लगता है। तो दूध वाला बताता है कि सर, मैंने एक जैकेट पहने हुए लड़के को यहाँ पर देखा था जो 8th फ्लोर पर किसी से मिलने आने की बात कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों उसे देखने के लिए आए और वो पूजा मैडम के फ्लैट के सामने खड़ा था, इसलिए पूजा मैडम से पूछा, लेकिन मैडम ने कहा कि उनके यहाँ पर कोई नहीं आया है और वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो दोनों वहां से चले गए थे। अब यहाँ इस तरफ लोहित को उसके दोस्त बासु का कॉल आता है। तो लोहित यहाँ पर सोने की एक्टिंग करता है, कहता है कि मैं सो रहा हूँ, बोल क्या हुआ। बासु कहता है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि पूजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो जिंदा थी लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब पूजा के बारे में ये बातें सुनने के बाद भी लोहित यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करता है, कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ, ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। उसके बाद लोहित राधिका से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारा घर नहीं है। राधिका कहती है कि हाँ, ये मेरा घर नहीं है। तो लोहित कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्या इस फोटो में इस लड़के के साथ तुम ही नहीं हो। जिस पर राधिका कुछ नहीं कहती। अब यहाँ पर लिफ्ट में हम प्रवीण नाम के एक लड़के को देखते हैं। ऑफिसर राजेश उसे रोकता है और कहता है कि आप 907 फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में रहते हो ना, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। प्रवीण कहता है कि लेकिन हुआ क्या है। ऑफिसर कहता है कि कुछ नहीं, आप फ्रेश होकर आ जाइए, फिर हम इत्मीनान से बात करते हैं। तो प्रवीण अपने रूम की तरफ जाने लगता है और तभी उसे सोसाइटी के ग्रुप में से पूजा के आरआईपी के मैसेज आने लगते हैं। तब उसे पता चलता है कि पूजा की मौत हो गई है। अब वो अपने फ्लैट के पास जाकर बेल बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता और यहाँ अंदर बेल की आवाज सुनकर लोहित और राधिका तुरंत ही छुप जाते हैं। अब प्रवीण अपनी ही चाबी लेकर लॉक को ओपन करता है और अपने गर्लफ्रेंड सैम को आवाज देने लगता है, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। फिर प्रवीण फ्रेश वगैरह होता है और ऑफिसर के साथ बात करने के लिए चला जाता है। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं और तभी यहाँ पर लोहित को उसकी फ्रेंड श्वेता का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें पूजा के सैड न्यूज के बारे में पता चला। तो लोहित कहता है कि हाँ, मुझे अभी भी पता चला। श्वेता बताती है पुलिस ने पूजा के दोस्तों को पूछताछ करने के लिए बुलाया है, आधे घंटे में हमें वहां पर पहुंचना है, तुम भी निकल रहे हो ना। लोहित कहता है कि हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से मुझे थोड़ी देर होगी, तब तक तुम पहुंच जाना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। अब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तभी वो स्क्रीन पर देखते हैं कि प्रणीत फिर से फ्लैट पर आ रहा है। तो फिर ये दोनों फिर से छुप जाते हैं। लोहित तो इस बार बेडरूम के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी वहां पर उसे साइड में राधिका की लाश दिखाई देती है। ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो लड़का लोहित को गार्डन में लेकर आता है, जहाँ पर ये दोनों सीसॉ पर बैठकर गेम खेलने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि हमें सोसाइटी की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, इसी दौरान हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है और हम समय के साथ बस जिंदगी जीने के लिए दिन काटते रहते हैं। पूरी तरीके से खुश होकर हम जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं और मैं ये सब कुछ तुम्हें जानबूझकर याद दिला रहा हूँ। अब लोहित कहता है कि आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आत्महत्या करने का थॉट मेरे दिमाग से जा चुका है। अब कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम उस फ्लैट में लोहित को देखते हैं और तब तक प्रवीण अपने फ्लैट से फिर से जा चुका था। अब यहाँ पर लोहित को राधिका की लाश देखकर उसे लगता है कि अब तक वो राधिका के भूत से बात कर रहा था। वो राधिका को देखकर कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ और वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, लेकिन राधिका उसे कहती है कि चुप रहो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। अब वो उसे दूसरी लाश के पास ले जाती है और लोहित के पूछने पर बताती है कि ये मेरी जुड़वा बहन है सैम, ये फ्लैट उस प्रवीण का है और वो और मेरी बहन सैम एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। तो अचानक ही मुझे सैम का कॉल आया, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पर आ गई थी। मैंने यहाँ पर आकर देखा तो दरवाजा ओपन था। अंदर ढूंढने पर मुझे सैम कहीं पर दिखाई नहीं दी, लेकिन तभी अचानक बेडरूम में आकर देखने पर मुझे यहाँ पर सैम की लाश दिखाई दी। तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाने लगा, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और मैं इस क्राइम में पकड़ी ना जाऊँ, इसलिए मैं बालकनी में जाकर छुप गई। और दोस्तों, इस दौरान पूजा ने उसे देख लिया था और फिर वो वहां पर गिर गई। अब यहाँ पर नीचे पुलिस ऑफिसर प्रवीण से पूछताछ करती है। वो बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ रहता हूँ और पूजा की मौत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो ऑफिस गया था, घर पर लौटने के बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड सैम को भी कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो भी मेरा फोन नहीं उठा रही है। वो कहाँ चली गई ये भी मुझे नहीं पता। यहाँ इस तरफ राधिका लोहित से कहती है कि ये सैम का फोन लो, इसे अनलॉक करो, जरूर उसने मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़ा होगा। अगर उसने मुझे कोई मैसेज सेंड किया है तो वो मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मैं अपना फोन गाड़ी में ही भुलाई हूँ। तो लोहित सैम के फेस से उस फोन को अनलॉक करता है। तो तभी वहां पर उन्हें एक वॉइस नोट मिलता है, जिसमें कहा था, मुझे लगता है कि प्रवीण मुझे धोखा दे रहा है, उसका किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वही पता करने के लिए मैं उसके साथ रह रही हूँ। अगर मुझे उसका राज पता चल गया तो मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार ना दे। अब ये वॉइस नोट सुनने के बाद उन लोगों को लगता है कि प्रवीण ने उसकी गर्लफ्रेंड सैम को मार दिया होगा। यहाँ इस तरफ हम प्रवीण को देखते हैं, जो ऑफिसर से बात करके अपने फ्लैट पर आने लगता है। अब दरवाजा ओपन करने पर उसे वहाँ पर राधिका मिलती है। वो उसे पूछता है कि तुम कब आ गई। राधिका कहती है कि मैं अभी अभी राघव के साथ यहाँ पर आई हूँ, मतलब कि वो लोहित का नाम राघव बताती है। और दरअसल दोस्तों, ये राघव कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो प्रवीण ठीक ऐसा कहकर उन दोनों से थोड़ी बहुत बात करता है।
फिर श्याम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ चली गई है, क्या तुम्हें पता है? तो वो दोनों ही कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता, मैं यहाँ पर आई तो दरवाजा ओपन ही था। तो ठीक है, ऐसा कहकर प्रवीण उन दोनों को वहां पर बैठने के लिए कहता है और अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। अब ये दोनों बात करने में बिजी थे तो वो उसे बेडरूम की तरफ जाता हुआ नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर बेडरूम में आते ही प्रवीण को वहां पर सैम की लाश दिखाई देती है। तो लाश को देखकर उसे लगता है कि उन दोनों ने ही उसकी गर्लफ्रेंड सैम को मार दिया होगा, इसलिए वो उन दोनों के पास जाकर उन पर गुस्सा होने लगता है, उन लोगों को मारने पीटने लगता है। लेकिन अब लोहित और राधिका भी चुप नहीं बैठते, वो भी उसे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने ही सैम को मारा है। राधिका उसे कहती है कि हमने नहीं, तुमने सैम को मारा है और अब इस मर्डर को हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। प्रवीण कहता है कि मैंने सैम को नहीं मारा है और इसमें तुम दोनों ही शामिल हो, ये बात मैं पुलिस को बता दूंगा। अब यहाँ पर प्रवीण और लोहित के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। लोहित किसी तरह से प्रवीण को पकड़ लेता है, वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन इतने में वहाँ पर राधिका प्रवीण का गला काट कर उसे मार देती है। यह देखकर लोहित घबरा जाता है, वो राधिका को डांटने लगता है, कहता है कि तुम्हें इसे जान से मारने की क्या जरूरत थी, इसे हम कुर्सी से बांधकर सब कुछ समझा सकते थे। राधिका कहती है कि तुम पागल हो गए हो, अगर हमने उसे छोड़ दिया होता तो वो हमें सीधा पुलिस के हवाले कर देता। फिर यहाँ पर राधिका बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसे कहती है कि अब हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना हम इस केस में फंस जाएंगे। अब इतने में ही लोहित को उसकी फ्रेंड श्वेता का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं बिल्डिंग के पास पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लोहित कहता है कि हाँ मैं भी पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ, 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर राधिका उसे जाने नहीं दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लोहित एक बार गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो लोहित उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा फोन रखो। फिर राधिका कहती है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन हाँ जल्दी से वापस आना, हमें इस प्रवीण की लाश को भी ठिकाने लगाना है। उसके बाद लोहित दूसरे रास्ते से बिल्डिंग के बाहर जाता है और वहां से रिक्शा पकड़कर फिर से उसी बिल्डिंग के पास आता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो, लोगों को लगे कि वो अभी भी यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर उसकी श्वेता और पुलिस ऑफिसर राजेश के साथ मुलाकात होती है। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करके उनके सारे डिटेल्स ले लेती है। ये दोनों बताते हैं कि पूजा हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, हम एक साथ ही IT कंपनी में काम करते थे। अब पुलिस को सारे डिटेल्स बताने के बाद श्वेता लोहित को बाय कहकर वो वहां से चली जाती है। अब लोहित फिर से राधिका के फ्लैट पर जाता है तो तब तक यहाँ पर राधिका प्रवीण की लाश को ठिकाने लगा रही थी। लड़ाई के दौरान जितना भी सामान बिखर गया था वो उसे सही कर देती है। यहाँ इस तरफ लिफ्ट में हम ऑफिसर राजेश को देखते हैं, उसे 9 नंबर के बटन पर थोड़ा खून लगा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो 9th फ्लोर पर चला जाता है और प्रवीण की फ्लैट के दरवाजे के हैंडल पर उसे खून लगा हुआ दिखाई देता है। तो उसे यहाँ पर शक होता है, वो बेल बजाता है तो राधिका बाहर आती है। तो अब ऑफिसर राजेश चालाकी से पानी पीने के बहाने से घर के अंदर चला जाता है, लेकिन राधिका ने तो इससे पहले ही प्रवीण की लाश को उस बॉक्स में छुपा दिया था। अब यहाँ पर उस ऑफिसर को देखकर लोहित भी छुप जाता है। अब उस घर का माहौल देखकर पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन तभी अचानक राधिका उसके आंख में मिर्च झोंक देती है। अब उसके अगले पल में हम देखते हैं कि उन दोनों ने ऑफिसर को बंदी बना लिया था और लोहित ने अपने चेहरे पर स्पाइडरमैन का मास्क पहन लिया था ताकि वह ऑफिसर उसे पहचान न सके। लेकिन इंस्पेक्टर राजेश को जब होश आता है तब वो लोहित को तुरंत ही पहचान लेता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो मुझे सच सच बताओ। फिर वो ऑफिसर अपने आंखों पर पानी डालने के लिए कहता है और अपने आंखें धोने के बाद थोड़ा पानी पी भी लेता है। फिर राजेश पूछता है कि उस बड़े से बॉक्स में क्या है, उसके अंदर क्या है मुझे देखना है, उसे ओपन करो। लोहित कहता है कि नहीं सर, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उसे वो बक्सा खोलना पड़ता है और राधिका ने तो उसके अंदर प्रवीण की डेड बॉडी छुपा कर रखी थी, तो इसके बारे में भी ऑफिसर को पता चल जाता है। लेकिन फिर भी वो उन दोनों से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर क्या हुआ था ये मुझे सब कुछ सच बता दो, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। अब लोहित राधिका को अंदर के कमरे में ले जाता है, वो उसे कहता है कि हम पुलिस को सब कुछ सच बता देते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगी। लेकिन राधिका कहती है कि तुम बेवकूफ हो, वो हमसे सारी बातें निकाल कर हमें इस केस में फंसा देंगे, हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। और इतने में राजेश अपने हाथ को छुड़ाकर उन दोनों के पास आकर उनके ऊपर गन पॉइंट आउट करता है, लेकिन अगले ही पर वो बेहोश हो जाता है। लोहित पूछता है कि इससे क्या हो गया? तब राधिका हंसते हुए कहती है कि तुमने जो उसे पानी पिलाया था उसमें मैंने पहले से बेहोशी की दवाई मिला दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऑफिसर जरूर कुछ ऐसा ही करेगा। उसके बाद राधिका कहती है कि अब इसने हमें देख लिया है, कैसे भी करके हमें यहाँ से भागना होगा। देखो टेंशन लेने से कोई भी फायदा नहीं है, हम शांति से अच्छे से सोचते हैं और एक प्लान बनाते हैं, तभी हम इस मैटर से बचकर बाहर निकल सकते हैं। अब उसके बाद ये दोनों चिल आउट वगैरह करते हुए ड्रिंक करते हैं, फिर थोड़ा बहुत डांस वगैरह करते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें भी करने लगते हैं। इसी दौरान राधिका को लोहित पसंद आने लगता है। फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर की बॉडी को बेड से हटाकर एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने का सोचते हैं, लेकिन अब शराब ज्यादा पीने की वजह से राधिका तो वहीं पर सो जाती है। इतने में ही अचानक लोहित को बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है और यहाँ पर हम किसी आदमी के हाथ को देख पाते हैं जिसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। अब रोहित बाहर जाकर देखता है तो तब तक वो आदमी वहां से भाग चुका था।
अब यहाँ पर कौन आया था उसे तो लोहित देख नहीं पाता, लेकिन दरवाजे को ओपन देखकर उसे समझ में आ जाता है कि किसी न किसी ने उसे और राधिका को यहाँ पर देखा है। अब इसी टेंशन में आकर उसके हाथ में जो पानी की बोतल होती है वो उसमें से एक घुट पानी पी लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि ये तो नींद की गोलियों वाला पानी है, इसीलिए अब थोड़ी देर में वो भी बेहोश होकर गिर जाता है। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं राधिका लोहित को उठाती है और ये दोनों यहाँ पर सारा सामान लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। रूम से बाहर आने पर राधिका को याद आता है कि शायद वो अपना फोन अंदर ही भूल गई है, जिसे लेने के लिए वो अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे बालकनी में वो ऑफिसर दिखाई देता है जो सोच रहा था कि इन दोनों को कैसे पकड़ा जाए। तो तभी राधिका तुरंत ही राजेश को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है। अब उसके बाद राधिका और लोहित एक रिक्शा में बैठकर वहां से कहीं दूर जाने लगते हैं। तो यहाँ रास्ते में लोहित उससे पूछता है कि राधिका, अगर तुम्हारी बहन सैम को उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण ने नहीं मारा तो उसकी मौत कैसे हो गई, क्योंकि प्रवीण तो कह रहा था कि उसने सैम को नहीं मारा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। राधिका जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच बताने लगती है। दरअसल वो दोनों ट्विंस बहनें थी, लेकिन राधिका सैम से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। असल में सैम और राघव ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अपने बहन सैम को दुख देने के लिए राधिका ने अपने ही बहन के बॉयफ्रेंड राघव से धोखे से शादी कर ली। इस घटना से सैम बहुत ज्यादा दुखी हुई, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर वो प्रवीण नाम के लड़के के साथ प्यार से रहने लगी, लेकिन उसकी ये भी खुशी राधिका को देखी नहीं गई। इसलिए राधिका अपने बहन पर गुस्सा करने के लिए सैम के घर पर आई थी। वो उसे कहती है कि अब तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है, तुम ये प्यार वगैरह सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें जिससे कहा जाएगा उससे ही तुम्हें शादी करनी होगी। तो सैम उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से पहले से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम दिन पर दिन एक साइको बनती जा रही हो। अब राधिका को साइको बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ चाकू लेकर अपने बहन सैम को मार देती है, यानी कि उसने अपनी जुड़वा बहन का खून किया था और लोहित से झूठ कहा कि उसकी बहन को किसने मारा है ये उसे पता नहीं। और उस प्रवीण के ऊपर शक जाने के लिए उसने खुद ही सैम के मोबाइल में एक वॉइस नोट छोड़ा था, ताकि सैम के खून का पूरा इल्जाम प्रवीण के ऊपर ही आ जाए। अब राधिका वहां पर खून करके भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर बेल बजने की वजह से वो बालकनी में छुप गई। और आगे क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ रास्ते में राधिका लोहित से कहती है कि देखो लोहित, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गए हो, लगता है कि मैं तुमसे दिल से प्यार करने लगी हूँ। हम ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाएंगे और वहां पर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लोहित का दिमाग तो घूम जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, एक खूनी के साथ जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे या फिर वहां से कहीं भाग जाए। अब लोहित राधिका से कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है और तभी उस रास्ते से एक ट्रक गुजर रहा था। तो लोहित को बचाने के लिए राधिका उसे धक्का देती है, लेकिन तभी अचानक दूसरी साइड से भी एक ट्रक आता है और वो ट्रक राधिका से टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इतनी सारी मौतें देखकर लोहित तो पूरी तरीके से घबरा जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि अगर वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी तो पूरी तरीके से जेल में ही बीतेगी या फिर उसे फांसी की सजा होगी। इसीलिए वो इन सबसे परेशान होकर उस पुरानी बिल्डिंग के पास आत्महत्या करने के लिए गया था, लेकिन उस दूसरे लड़के ने उसे बचा लिया। अब चलते चलते वो लड़का लोहित को अपने घर के सामने लेकर आता है, कहता है कि अंदर जाओ, तुम्हें वहां पर एक बुजुर्ग आदमी मिलेंगे, उनसे कहना कि आपका बेटा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बस मेरा इतना काम कर दो। तो दोस्तों लोहित अंदर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग शोक मनाने के लिए आए हुए थे और मरे हुए लड़के की फोटो देखकर रोहित के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि राघव होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही राघव है जिसने लोहित को आत्महत्या करने से बचाया। लेकिन अब राघव भी तो मर गया था, यानी कि लोहित के साथ अब तक राघव की आत्मा थी। और जैसा कि राघव ने शुरुआत में ही कहा था कि उसी बिल्डिंग से कूदने से एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, जिसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है और वो जीने की नहीं मरने की भीख मांग रहा है, तो वो भी राघव ही था। राघव ने सैम के बारे में सब कुछ भुलाकर राधिका को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करके वो उससे प्यार करने लगा। लेकिन राधिका की हरकतें देखकर उसे उसके ऊपर शक होने लगा, इसीलिए वो राधिका का पीछा करते हुए सैम के घर तक पहुंचा। वो उस फ्लैट पर छुपकर राधिका को देखने लगा। उसने देखा कि राधिका लोहित के साथ प्यार कर रही है। राधिका ने लोहित से ये भी कहा था कि वो अपने पति राघव से प्यार नहीं करती, उसने तो बस अपनी बहन सैम को दुख देने के लिए उस राघव के साथ शादी की है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद राघव पूरी तरीके से टूट जाता है। इस प्यार में भी मिला हुआ धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और डिप्रेशन में आकर उसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। और दोस्तों वहां पर उसकी आत्मा लोहित को इसलिए बचाती है क्योंकि राघव की आत्मा नहीं चाहती थी कि वही गलती लोहित भी करे। अब यहाँ पर ये सब कुछ पता चलने के बाद लोहित भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो वहां पर मौजूद लोगों से कहता है क्या सच में इस बंदे की मौत हुई है या फिर ये दोनों जुड़वा भाई है, क्योंकि अभी अभी मैंने इससे बाहर बात की है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक ही लड़का था।
अब दुखी होकर रोहित फिर से उसी बिल्डिंग के पास जाता है। वो वहां पर जाकर राघव को पुकारने लगता है, कहता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, प्लीज यार वापस आ जाओ। तो फिर से उसे राघव की आत्मा दिखाई देती है और अब हमेशा के लिए राघव की आत्मा उसी के साथ रहने वाली थी। और अब इस तरह से लोहित अपने आत्महत्या का विचार त्याग देता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ठान लेता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।